Hello everyone, I again welcome you all to your very own Aru Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत आई थिंक सो आई हैव मेड इनफ वीडियोस, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज आरू अंडरवे एंड व्हाट डू वी डू अंडर दिस, ठीक है। बट फिर भी मेरा फर्ज है आप लोग को बताना, ठीक है, कि हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ वी गो अबाउट इट, ठीक है। सो अबाउट आरू अंडरवे, सबसे पहले जो हम कर रहे हैं इज वी आर फोकसिंग ऑन IME सिलेबस विच इज द रिवाइज्ड फॉर 2025 बैच, ठीक है, एंड 2024 बैच जो आप लोग हैं, ठीक है। लेफ्ट आउट फील मत कर देना भाई, स्पेशल मेंशन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ 2024 बैच, दिस इज स्पेशल मेंशन फॉर यू, ठीक है। तो थोड़ा टाइपो एरर हमसे भी हो जाता है, बट आई होप सो आप लोग मेरे को माफ कर दोगे इस चीज के लिए। नेक्स्ट इज वी डील विथ ऑल द डिटेल्ड मैरीटाइम सब्जेक्ट्स। तो जब हम लोग IMU के सिलेबस के साथ डील कर रहे हैं तो ये भी कंसेक्यूटिवली जो है वो कवर हो जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग, सीमेनशिप, ठीक है, एंड नेविगेशन। नेविगेशन में वी विल बी हैविंग RUNS, ठीक है। ये जल्दी आएगा, जब ये आएगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, ठीक है, डेफिनेटली लेट यू नो कि आरू अंडरवे का जो नॉटिकल साइंस का जो सेक्शन है वो कब आ रहा है, एंड दिस सेक्शन विल मेनली डील विथ ऑल द नेविगेशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वी ऑल्सो टेल यू अबाउट रियल सी लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड करियर टिप्स। दिस विल ओनली हैपन बाय योर सपोर्ट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग इन चीज़ों को भी आपके साथ आगे चल के शेयर करें, ठीक है। एंड वी हेल्प aspiring mariners build strong foundations. This we are doing right now by focusing your basics and everything with respect to the engineering part, ठीक है। So yeah, this is the semester 4 for 2024 batch. देखो मिल गया ना आपको mention. So yeah, under RUME the subject mechanics of machines is officially underway, ठीक है। इस बार हम लोग आपके सेम 4 में जो मॉम का सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स ऑफ मशीन, शॉर्ट फॉर्म में कॉलेजेस में मॉम का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम लोग क्रैक करेंगे, ठीक है। तो यस, दिस इज मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स, ठीक है, बाय मी वत्श्री। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड डेफिनेटली वांट कि आप लोग प्लीज इसके हर लेक्चर को सिंसियरली फॉलो करें। आई विल राइट ऑल्सो, सिंसियरली फॉलो करें, ठीक है। यू शुड सिंसियरली फॉलो ऑल माई वीडियोज इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर IME एग्जाम्स। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैंने इससे पहले आपके बैच को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रखा है। वी हैव आल्सो डन फ्लूइड मैकेनिक्स वन शॉट पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं आ पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सॉम भी नहीं ला पाया मैं ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई प्रॉमिस दैट दिस error or this delay won't happen for this subject. Why? Because this is very very important subject, ठीक है। किस रिस्पेक्ट से, वो बात समझने वाली है। Not with respect to your ships, no, with respect to your degree। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, Why I am saying कि जहाज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिक्स ऑफ मशीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप इस सेम में पढ़ रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी स्टडिंग माइस विच इज मरीन इंटरनल कंबशन इंजन्स, यू विल बी स्टडिंग अबाउट मैकेनिक marine machinery systems, and you'll be studying about automations and everything. Those are far more important subjects with respect to your ships and your career. But when it comes to the degree point of view, this subject is way more important than them. Why? ठीक है, इसका आंसर है because this subject is difficult to pass. When I say this, I mean it. किसी भी इंजीनियर जिसने मरीन इंजीनियरिंग किसी इंस्टीट्यूट से किया है, अगर वो IMU के सिलेबस में पढ़ा है
So you can definitely ask them कि what is the difficulty or what is the level of this subject, mechanics of machine. ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें मेहनत लगेगी बिकॉज द फंडामेंटल्स आर वेरी मच डिफरेंट. क्योंकि हमें पता है कि हमने मैकेनिक्स पढ़ रखा है, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रखा है. दोनों सब्जेक्ट के अपने अपने वीकनेसेस एंड क्या बोलते हैं डिफिकल्टी थी. बट आई एम टेलिंग यू वंस अगेन ये कैसे होता है. सबसे पहले आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, देन यू स्टडी सॉम, ठीक है, देन यू स्टडी सॉम या तो फिर सॉलिड मैकेनिक्स, जो बोलना है बोल लो, ठीक है. डिफिकल्टी यहां से बढ़ रही है, ठीक है, डिफिकल्टी यहां से बढ़ रही है. एंड देन यू कम टू स्टडी मॉम, विच इज मैकेनिक्स ऑफ मशीन. अगेन यहां पे आपकी डिफिकल्टी जो है वो बढ़ ही रही है, इट इज नॉट गेटिंग डिक्रीज्ड. सो जिन जिन लोगों को मैकेनिक्स में प्रॉब्लम थी सॉम में आए, सॉम में प्रॉब्लम हुई फिर मॉम में आए, ठीक है. तो अगर किसी भी कैडेट के लिए मैकेनिक्स पास करना ही डिफिकल्ट है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल हीज और हर कंडीशन बी व्हेन दे कम टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, ठीक है. इसमें अगर बैक आती है नहीं निकलता. It takes about 1 or 2 more semesters to get off this subject as a backlog. But कोई बात नहीं, डराना आप लोग को आपको डराना मेरा फर्ज है, ठीक है. And I'm just doing my job to just let you know कि please don't take this subject lightly because this subject has a level and we respect that level and that's why Aru Underway is with you guys, ठीक है. तो डर का माहौल मैंने बहुत बना दिया बट नो प्रॉब्लम. वंस वील स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, वंस वील फॉलो माय वीडियोस रेगुलरली, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा और मैं मेक श्योर करूंगा दैट इफ यू वॉच ऑल माय वीडियोस देन यू विल स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है. बिना किसी डीले के नाउ वील स्टार्ट विद द यूनिट 1 विच इज काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म्स, ठीक है. ये हमारा पहला यूनिट होगा, ठीक है. बहुत सारे कॉलेजेस में इस यूनिट को लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो लाइटली ले लिया जाता है, ठीक है. बट ये जो टॉपिक है और ये जो चैप्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बिकॉज ये जो चैप्टर में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे मोस्टली दिस इज थ्योरेटिकल, ठीक है. मॉम जो आपका सब्जेक्ट होता है इसमें 80-20 का रेशियो चलता है या तो फिर 70-30 का रेशियो चलता है, ठीक है. 80% इज योर न्यूमेरिकल एंड द 20% इज योर थियरी. सेम गोज ओवर हियर, न्यूमेरिकल एंड थियरी, ठीक है. तो जो 20% जो थियरी वाला पार्ट है वो इस चैप्टर से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. बट न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले जो टर्म्स एंड जो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट होती हैं, एवरीथिंग इज देयर इन दिस चैप्टर. सो दिस चैप्टर क्रिएट्स अ बेस फॉर योर मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स, ठीक है. तो इस चैप्टर को अब हम समझेंगे, ठीक है. एंड दिस इज द इंडेक्स ऑफ द चैप्टर विच इज काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म्स, ठीक है. देयर आर टोटल 6 टॉपिक्स, ठीक है. हम आपके CHLP के not CHLP, we are going with respect to the IMU syllabus, ठीक है. IMU syllabus के रिस्पेक्ट में हम लोग आपके चैप्टर्स कवर करेंगे, चैप्टर के टॉपिक्स कवर करेंगे, राइट. एंड वी विल बी डूइंग और वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन 2 वीडियोस, ठीक है. आज पहला वीडियो होगा, ठीक है. इस वीडियो में हम लोग आधा पार्ट जो है इस चैप्टर का वो कवर करेंगे एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग हाफ पार्ट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है. सो विद दिस लेट्स बिगिन. चालू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि यार मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स क्या है,
ठीक है, व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ मशीन। हम लोग यहाँ पे जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है कि भाई सबसे पहले वील बी अंडरस्टैंडिंग के हाउ ईच वन ऑफ द मशीन्स वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मशीन क्यों आया, ठीक है। फिर हम लोग बेसिक काइनामेटिक चेन्स, लिंक्स, मैकेनिज्म, मशीन्स, इनके बारे में बात करेंगे। काइनामेटिक जॉइंट्स, डिटरमाइनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, इसके बारे में बात करेंगे। देन विल बी डिस्कसिंग 4 बार मैकेनिज्म्स, ठीक है, उसके अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट विल बी सीइंग और विल बी कंपाइलिंग ऑल द 5 सब टॉपिक्स इनटू आंसरिंग दिस क्वेश्चन which is explain how all modern machines are developed from basic chains, ठीक है। सो बिना किसी देरी के नाउ वी स्टार्ट विथ व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स। तो यार मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स क्या है, मॉम क्या है, ठीक है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर डाइविंग डीप इनटू द अदर पार्ट्स। तो यार देखो मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स, ठीक है, इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस that analyzes the relative motion between machine parts and the forces acting upon them। कोई भी मशीन ले लो यार, कोई भी मशीन बेसिकली क्या है ना, मशीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, मशीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मशीन इज नेवर अ सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसी हवा में नहीं बन जाता, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यू टेक एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म से ही जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है, एरो ऐसे होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन देम, इट कंबाइंस काइनामेटिक्स व्हिच इज मोशन विदाउट फोर्सेस एंड डायनेमिक्स, फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशन, टू डिजाइन, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज मैकेनिकल सिस्टम्स लाइक लिंकेजेस, गियर्स, कैम्स, इंश्योरिंग दे फंक्शन सेफली एंड इफेक्टिवली। मतलब अलग अलग टाइप के मशीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इंजन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इंजन, तो यार इंजन जो है ना ये बहुत बड़ा एक मशीन है, बट इसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट हैं, वाल्व है, ठीक है, कॉन रॉड है, ठीक है, बेरिंग्स हैं, एक्सेट्रा। तो वाल्व, कॉन रॉड, बेरिंग, सिलेंडर, ठीक है, पिस्टन रॉड, कुछ भी ले लो आप, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इनकी अपनी अलग मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, यू ऑल हैव स्टडीड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मेनली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और मैकेनिक्स में भी क्लासिकल मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स, अगर हम रिजिड बॉडीज की बात करते हैं तो काइनामेटिक्स और डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए हर मशीन के कंपोनेंट का अपना मोशन होता है, राइट, और उसका जो भी अपना मोशन होता है वो मोशन को हम स्टडी करते हैं इन दिस सब्जेक्ट विच इज मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई। मशीन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट के ऊपर एक अलग तरीके का फोर्स लग रहा होता है, एक अलग तरीके का मोशन पोजेस कर रहा होता है वो, राइट, एक अलग तरीके का फंक्शन होता है उसका, उसकी स्टडी को हम मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स में पढ़ते हैं, ताकि उन सारे कंपोनेंट्स की इंडिविजुअलिटी को समझने के बाद ही हम उनको पजल की तरह कंबाइन करके एक मशीन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि इंजन का मैंने एग्जांपल लिया, तो इंजन क्या करता है, इंजन एक रोटरी मोशन बनाता है जिसको वो रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, राइट। तो अगर मैं यहां पे आपको एक छोटा सा बताऊं इंजन का पार्ट, ठीक है, तो ये देखो, ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये मैंने बना दिया पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन के साथ एक कनेक्टिंग रॉड ले लो, ठीक है, और यहां पे एक रॉड ले लो, ठीक है, राइट। अब देखो यहां पे ये फिक्स है, मान लेते हैं ये मूवेबल है, ये ऐसे ऐसे इसके रेडियस में घूमेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे मोशन करेगा। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है, लिंकेजेस क्या होता है, जॉइंट्स क्या होता है, बट एक चीज को समझो
यहां पे रोटरी मोशन हो रहा है, यहां पे रोटरी मोशन होने की वजह से ही यहां पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, और इसके टू एंड फ्रो मोशन होने की वजह से ही हमें पावर प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क मिल रहा है, राइट। तो अलग अलग दो अलग अलग मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म रोटरी मोशन प्रोड्यूस कर रही है, एक मैकेनिज्म रेसिप्रोकेटिंग मशीन यूज कर रही है। मगर जब मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, पजल बना दिया, तो मुझे एक ऐसी मशीन मिली जहां से मैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी देके वर्क निकाल सकूं, और वो वर्क जो होगा वो एक यूजफुल वर्क होगा, राइट। वही वर्क हम जो हमको वर्क मिलता है, दैट वर्क इज व्हाट, दैट वर्क इज यूज्ड फॉर propulsion, ठीक है, दैट वर्क इज यूज्ड इन कार ड्राइविंग, गाड़ी को चलाते टाइम, गाड़ी चलती है ना, इंजन की वजह से चलती है, राइट। तो ये वर्क की मैं बात कर रहा हूं, which makes us come to our second point, which is state how each one of these machines was brought into existence for the first and foremost. क्यों आए, क्यों जरूरत पड़ी मुझे अलग अलग मैकेनिज्म्स को एक साथ कनेक्ट करके मशीन बनाने की, why? तो देखो, दिस लाइन लुक्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, यस इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कि यार मशीन्स को एग्जिस्टेंस में लाया क्यों गया फॉर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइम, और कंफ्यूजिंग भी लगता है थोड़ा एट द सेम टाइम, बट इट्स वे सिंपलर टू अंडरस्टैंड। कितना भी ये लाइन जो है ना आपको डिफिकल्ट लग रहा हो समझने में, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, and we do so by decoding and understanding two questions out of it, and they are as follows. इस मेन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए we have two questions. सबसे पहला, why were machines invented in the first place, and second, how did machines start before engines, motors और power. तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम अब आंसर करने की ट्राई करेंगे। तो आई होप सो कि आपको अब इंटरेस्ट आ रहा होगा कि यार मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम मशीन्स के बारे में जानते हैं कि यार ठीक है, वॉशिंग मशीन होता है वो कपड़े धोता है, ठीक है, मेन इंजन होता है वो एक मशीन है, वो प्रपल्शन में यूज होता है, वेरी गुड। दूसरा हमारे पास हीट एक्सचेंजर एक मशीन हो गया, जो कि क्या करता है कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसमें हीट ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर जनरेटर एक मशीन हो गया, जो कि क्या करता है, जो हमारा सी वाटर होता है उसको बॉईल करता है और उसमें से फ्रेश वाटर निकालता है, और वो फ्रेश वाटर हम यूज करते हैं, राइट। एयर कंप्रेसर एक ऐसा मशीन हो गया जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर का जो पावर होता है, जो वर्क होता है, जो वो करता है, उसको कंज्यूम करता है और उससे वो एयर को कंप्रेस कर रहा होता है। ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मशीन के दिए, ठीक है, सारे मशीन्स हैं, बट यूज क्या है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू आंसर नाउ, कि why were machines invented in the first place? मशीन्स को क्यों इन्वेंट किया गया, क्यों एयर कंप्रेसर चाहिए, क्यों वॉशिंग मशीन चाहिए, why do we need engine? हमारा काम इसके बिना क्या चल रहा था, अगर नहीं चल रहा था तो क्यों? बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखना इन साइंस, अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मुझे माफ कर देना, ये लाइन जो है ना, ये मैं अपने स्कूल में भी बहुत सुनता था। आई होप सो आप लोग भी कभी ना कभी इस लाइन को आपने सुना ही होगा अपनी लाइफ में, विच इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। नीड, किसी भी चीज की नीड जो है ना, वही इन्वेंशन का कारण बनती है। मुझे यहां से 50 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, मैं चल रहा हूं, मैं थक गया, राइट। कितना चल लूंगा मैं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 44 मैक्सिमम, राइट। और वहां अगर मान लो मैं 50 चल भी गया तो एक छोटा सा डिस्टेंस ही है 50 किलोमीटर, इट्स नॉट अ वेरी बिग डिस्टेंस। बट सपोज इफ आई वांट टू गो फ्रॉम हियर टू हियर एंड द डिस्टेंस इज लाइक 150 किलोमीटर्स, ये बहुत ज्यादा है, ये नहीं चल सकते हम वॉक करके। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए था लाइफ में जिसके थ्रू हम ये 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस
इजीली कवर कर सके विथ लेस एफर्ट, राइट? दिस इज व्हाट इज आवर फर्स्ट लाइन. Machines were primarily invented to make work easier, faster, and more efficient. This line, which I am making underline, is very important. काम आसान हो, जल्दी हो, efficiently हो, बस ये 3 वर्ड ही वो नेसेसिटी थी जिसकी वजह से मशीन्स इन्वेंट हुए. Reducing reliance on slow मैनुअल लेबर. मैं चल के 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आई कैन गो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मुझे अगर वॉक करके इतना डिस्टेंस कवर करने में, मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल इट्स जस्ट नंबर 20 आवर्स लग रहे हैं, तो कार से कितना टाइम लगेगा? Let's assume 2 to 3 hours. तो जो काम मैं 20 घंटे में कर रहा था स्लो और मैन्युअली, वो काम अब मैंने एक मशीन बनाया कार, जिससे मैं उसको 2 से 3 घंटे में कर रहा हूं, तो मेरे 17 से 18 घंटे बच गए. My work became faster. My work became easier. कार बने, फिर ट्रक्स बने, बसेस बने, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो और मासेस, ह्यूमन बीइंग्स को हम लोग लेके जा सकते हैं. शिप्स बनी. क्यों शिप्स बनी? ताकि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्गो को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जा सके इन अ फास्टर वे, इन अ मोर एफिशिएंट वे, जिससे जो है वो मैनुअल लेबर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं रहेगा. इट विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, राइट? दे अलाउड फॉर हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम, स्पेशली ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स. तो देखो यार, टेक्सटाइल एक एग्जाम्पल है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर हम सीबीएसई में था ये सब्जेक्ट, इट वाज अ चैप्टर इन हिस्ट्री इन क्लास 10th, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो वहां पे टेक्सटाइल का एग्जाम्पल लेके बोला गया था कि क्लॉथ की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, एंड पीपल वर रियली एक्सपेरिमेंटिंग ऑन आर्टिफिशियल क्लॉथिंग एज वेल एज ऑन नेचुरल क्लॉथिंग, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है. अब डिमांड बढ़ रही है तो उसको केटर करने के लिए कुछ तो ऐसा फास्टर मींस होना चाहिए. ग्रोइंग डिमांड को क्रेटर करने के लिए देयर शुड बी सम मींस, राइट? There should be some means to cater this, right? To not cater, to cater this. This, okay? To cater this. तो बहुत सारे machines का वहां पे इन्वेंशन हुआ जो कि इस मीन्स को फुलफिल कर सके, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो डिमांड थी वो भी इजीली फुलफिल हो सके. इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, उसकी वजह से जो है वो मशीन्स का इन्वेंशन स्टार्ट हो गया, ठीक है? बट ये बहुत ही बड़े बड़े मशीन्स थे, ठीक है? इससे बहुत पहले ही मशीन्स का इन्वेंशन स्टार्ट हो गया था, बट दोज वर वेरी सिंपल एंड बेसिक मशीन्स, राइट? वेरी सिंपल मशीन्स, मतलब मशीन में नहीं बोलूंगा उनको, दे वर लाइक सिंपल मैकेनिज्म्स, ठीक है? बट एम सिर्फ एक ही था, to make work easier, faster and more efficient. I hope so आप लोग प्लीज मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे. These are very important things to understand, ठीक है? और 2 मार्क्स क्वेश्चंस में इसके आने के चांसेस आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? Okay, so in earlier times humans needed motion to lift loads, to rotate shafts and to convert one motion into another, ठीक है? तो ये अब हम बात कर रहे हैं उस हिस्टोरिकल टाइम की कि जहां पे सिंपल मैकेनिज्म्स बनने चालू हो गए थे. दिस लेड टू द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ सिंपल मैकेनिज्म्स व्हिच वर एज फॉलोज: लीवर टू लिफ्ट हेवी लोड्स, पुली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, gears to transmit rotary motion, linkages to convert rotary motion into reciprocatory motion.
At this stage there was no machine. This is very important. Only motion arrangement. मतलब कि हम उस टाइम पे अब चले गए हैं जहां पे छोटे छोटे सिंपल मैकेनिज्म्स की मदद से ना हम एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन कर पा रहे थे, ठीक है, दिखा पा रहे थे या उसका यूज कर पा रहे थे। तो जैसे कि लीवर आप देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीवर, ठीक है, ये अपना राजू, ठीक है। अब राजू 1 टन का वजन उठा रहा है, 1 टन विच मीन्स 1000 किलोग्राम्स। क्या अपना राजू एक बार में मैन्युअली 1000 टन का ये वेट उठा सकता है? शायद हां, बट बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, ठीक है। अगर हम इसको मैन्युअली उठाएंगे तो जो एफर्ट है हमारा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट इस फल्क्रम और इस बीम को जब हमने एक साथ अटैच कर दिया इस पॉइंट कांटेक्ट के, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू अगर हमने इसको अटैच कर दिया तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो लीवर का हो गया। अब इस लीवर की मदद से एक साइड ये 1 टन का वेट है, एक साइड अपना राजू है। अब राजू को जो है वो एफर्ट बहुत ही कम लगाना पड़ रहा है कंपेयर टू मैनुअल, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ सिंपल मैकेनिज्म। काम कुछ नहीं, लोड को बस उठाना कम एफर्ट में, वहां आया लीवर, ठीक है। अगला है हमारे पास पुली। सो दिस इज दी पुली। देखो अब हमारा राजू जो है वो आपको पुली का एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा। पुली में देखो 4 मीटर्स का ये स्लांट रोप है, ठीक है। अब यहां पे वर्टिकल लिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, वर्टिकल लिफ्ट किसकी? वेट की। वेट कितना है? 200 केजी। अगर 200 केजी वर्टिकली राजू अपना मैन्युअली उठाता तो बहुत टफ होता उसके लिए, बट वो इस पुली के अरेंजमेंट से, जहां पे 2 व्हील्स है, यहां पे भी छोटे छोटे 2 व्हील्स है और ये रबड़ है, रबड़ या कोई भी इलास्टिक मटेरियल की मदद से उसने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसको पुली बोलते हैं। और वो आराम से विथ वेरी लेस एफर्ट, एफर्ट यहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो वर्टिकली एक बहुत ही ज्यादा वजनदार, बहुत ही ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को उठा पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? वी डिड लीवर, वी डिड पुली, वी हैव गियर्स टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन। सो दिस इज अ गियर अरेंजमेंट, राइट, दिस इज अ गियर अरेंजमेंट। अब ये गियर अरेंजमेंट देखो क्या कर रहा है, क्लियरली हमें पता चल रहा है कि दिस इज अ रोटरी मोशन, ठीक है। ये गियर ट्रेन है, बेसिकली एक से ज्यादा गियर्स हैं यहां पे, बट मकसद बोल लो या एम बोल लो क्या है, बड़ा सिंपल है, रोटरी मोशन ट्रांसमिट करना। तो जहां पे हमें गाड़ी का इन्वेंशन करना था या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट का इन्वेंशन करना था जो कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा सके रोड पे, तो उसका जो सिंपलेस्ट मैकेनिज्म था, उस मशीन को बनाने का सिंपलेस्ट मैकेनिज्म, वी कैन से दैट यस, गियर अरेंजमेंट वाज वन ऑफ देम। व्हील्स तो थे ही, बट गियर अरेंजमेंट्स भी थे, राइट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज योर लिंकेजेस। ये लिंकेज क्या है? वेरी सिंपल, दिस इज अ लिंकेज, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है? लिंकेज है। तो अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, ये रोटरी मोशन हो रहा है और यहां से रेसिप्रोकेटरी मोशन हो रही है। किसकी? ये मान लीजिए ये हमारे पास पिस्टन है, ठीक है, ये लिंक्स है हमारे पास, दिस लिंक्स विल डेफिनेटली स्टडी, ठीक है, कुछ टाइम में। और यहाँ पे कुछ तो एक स्प्रिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। बट लिंकेज समझाने का मतलब क्या है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया, सिंपल मैकेनिज्म, जो कि ये रोटरी मोशन को ये रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट कर सके। एंड यही लिंकेज जो है वो मेन इंजन को बनाने में या मेन इंजन के बारे में सोचने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था।
क्योंकि मेन इंजन का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, बिल्कुल लिंकेज की तरह। वो भी रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या रेसिप्रोकेटरी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, करेक्ट, ठीक है। पिस्टन में जो फ्यूल एनर्जी की वजह से जो कंबशन होता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करती है, और वो नीचे की तरफ जो उसका रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट होता है उस वजह से क्रैंकशाफ्ट जो है वो रोटेशन करता है, राइट। दिस वाज अ वेरी बेसिक आइडिया ऑफ क्रिएटिंग इंजन्स, और वो आया कहां से? लिंकेजेस के डेवलपमेंट से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मशीन इज नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट सिंपल मैकेनिज्म्स, बट एम क्या है कि एक डेजिग्नेटेड वर्क करे या एक डेजिग्नेटेड मोशन करे, बस यही वर्क है, यही एम है हमारा। क्यों है ये एम? अगेन, एफर्ट कम लगे, काम जल्दी हो, ठीक है, एफिशिएंटली हो, दैट्स ऑल। तो आई होप सो आपको ये पता चल गया कि यार व्हाई वर मशीन्स इन्वेंटेड इन द फर्स्ट प्लेस। आई होप सो यू गॉट द आंसर और यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस आंसर वेरी नाइसली। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ताकि जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो हमारा क्लियर हो जाए, विच इज हाउ डिड मशीन्स स्टार्ट बिफोर इंजन्स, मोटर्स और पावर। मशीन चालू कैसे हुए, ठीक है। इंजन, मोटर्स, पावर बहुत आगे की कहानी है, बट उससे पहले ये मशीन कैसे स्टार्ट हुए। तो मशीन क्या था, मैंने बार बार बोला, अभी लिख के भी दिखा दिया आपको। व्हेन टू और मोर मैकेनिज्म्स आर कंबाइंड टू परफॉर्म अ यूजफुल एंड कंटिन्यूअस वर्क, दैट इज व्हाट वी कॉल अ मशीन। कंटिन्यूअस वर्क हो, यूजफुल हो, ऐसा कुछ बने, और वो कैसे बने? तो ज्यादा नहीं, 2-3 मैकेनिज्म्स के मदद से बन जाए, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो दैट यू विल बी हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। आगे देखते हैं। सो बेसिकली a machine is a combination of several mechanisms together to get the useful work as an output. तो ये मशीन कैसे बना? सेवरल मैकेनिज्म से। 2 और मोर मैकेनिज्म्स को अगर हमने साथ में कर दिया, वो पजल वाला एग्जांपल। पजल में क्या होता है यार, सपोज इफ दिस इज अ पजल, ठीक है, दिस इज अ पजल। तो पजल में क्या होता है, अलग अलग पीसेस होती हैं ऐसे, राइट। जब हम पीसेस को ज्वाइंट करते हैं, देन ओनली वी गेट द पजल, राइट, है ना। और उसमें कुछ अलग ही शेप्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट सो एज टू गेट दैट, व्हाट वी डू इज वी जॉइन डिफरेंट पीसेस, राइट। सिमिलरली मशीन में होता है। मशीन भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स को जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको मशीन मिलेगा, और वो मशीन जो होगा ना, वो आपके लिए जो यूजफुल वर्क है ना, वो आपको करके देगा इन अ वे मोर एफिशिएंट वे and in a way more faster pace than manual labor. Clear? ऐसा नहीं है कि we human beings we can't perform the work जो मशीन कर रहा है, मगर मशीन उसे कई ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा और कई ज्यादा फास्टर पेस पे करेगा। Why? Because it is designed to do only that work. We human beings are not designed to do a particular work, है ना। हम मल्टीपल वर्क भी कर सकते हैं एक टाइम पे, but that machine which you are making out of several mechanisms, that is designed to do a particular work, ठीक है। तो देखो, now we all are merchant navy people, so we have some shipboard related examples जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मशीन स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है। जैसे हमारा मेन इंजन है, ये क्या है, स्लाइडर क्लैंक और लिंकेजेस से। लिंकेजेस अभी हमने पहले देखा इन अ गिफ, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ लिंकेज, राइट। स्लाइडर क्रैंक और लिंकेज को मिला दो तो मेन इंजन बन जाता है, राइट। वाल्व गियर कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक मैकेनिज्म्स। स्टीयरिंग गियर से हम लोग रडर कंट्रोल करते हैं, ये भी गियर और लिंकेजेस का पार्ट है, गियर्स और लिंकेजेस से बनता है। फ्यूल पंप, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। दिस फ्यूल पंप यू विल बी स्टडिंग इन योर माइस
ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई कैम और फॉलोअर मैकेनिज्म की मदद से हम फ्यूल पंप डिजाइन करते हैं। कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म यू विल बी स्टडिंग इन मॉम। यहाँ जब हम ये स्टार्ट करेंगे विल डेफिनेटली डिस्कस समथिंग अबाउट फ्यूल पंप, बट फ्यूल पंप इन डिटेल आप माइस 2 में पढ़ेंगे एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार मेन एम क्या है मेरा ये एग्जाम्पल समझाने का कि बड़े बड़े मशीन्स, main engine, valve gear is a very big component. Let me tell you guys, steering gear is another big system. Fuel pump is a very important and a good system and quite big also. ये सब बड़े छोटे छोटे और अलग अलग मैकेनिज्म्स को मिला के बना। तो इफ यू वांट टू मेक अ मशीन, सबसे पहले डिमांड देखो, नीड देखो, उस नीड के बेसिस पे मशीन को सोचो कैसा बन सकता है, एंड देन study about different linkages, study about different mechanisms, and then come to a conclusion by assembling the different mechanisms and creating that particular machine जो कि आपकी उस particular need को cater करे, market की particular need को cater करे। तो why I am taking so much of time in explaining this is that you should understand कि भाई machines ऐसे ही नहीं आए, ये आए नहीं हमें फेल करने के लिए मॉम में। ठीक है, मशीन इसलिए नहीं आए कि अच्छा बीटेक एमई के बच्चे हैं इन्हें फेल करना है मैकेनिक्स ऑफ मशीन में। नो नो, वो आए, उनको हम लोग ही लाए। वाई वी बॉट देम इनटू एग्जिस्टेंस सो एज टू मेक आवर वर्क्स एंड लाइव्स इजियर, दैट्स ऑल, राइट। एंड वाई वी स्टडी मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स, ताकि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ के समझ के नए नए मशीन्स का इन्वेंशन कर सके। बिकॉज हमें ये चीज समझ में आ गई अभी तक कि बड़े छोटे छोटे और सिंपल मैकेनिज्म्स, ये बड़े सिंपल मैकेनिज्म्स थे। दीज 4 आर तो जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज सिंपल मैकेनिज्म्स, और भी बड़े सारे सिंपल मैकेनिज्म्स हैं। बट इन सिंपल मैकेनिज्म्स को जब हमने लिंक किया एक साथ, तो कुछ ऐसी बेहतरीन सी चीज बन गई जिसने हमारा काम आसान कर दिया। दैट इज व्हाट वी कॉल मशीन। ठीक है, विद दिस वी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच इज व्हाट इज काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन्स। आई नो आपको काइनामेटिक्स और डायनामिक्स मालूम है, वी हैव स्टडीड इट इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बट आरू अंडरवे पे आई वांट कि जिसे कुछ नहीं आता वो भी कुछ सीख के जाए। ठीक है, सो विल बी कवरिंग दिस अ लिटिल फास्टर। ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक्स आपको ऑलरेडी मालूम है, बट जिनको नहीं मालूम, इफ यू लिसन टू मी एंड इफ यू राइट इट इन योर नोटबुक, इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर यू, बिकॉज इन्हीं सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज का हम आगे जाके डायरेक्ट यूज करेंगे, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, so kinematics of machines is what? It is a branch of TOM. TOM is TOM, theory of machines. TOM, MOM, all these things are nonetheless same. But जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जाते हो, there these subjects gets differentiated. But हमारे यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग में it's all the same. ठीक है, हम सिर्फ MOM ही पढ़ते हैं। तो theory of machines का ये ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है with relative motion between various parts of the machine without taking consideration of forces that cause them. ठीक है, अभी हमने देखा मशीन के अंदर बड़े सारे सिंपल मैकेनिज्म्स हैं, उन मैकेनिज्म्स के भी कंपोनेंट्स हैं। जैसे लीवर में हमने देखा एक बीम था, एक फलक्रम था, है ना। तो उन सब कंपोनेंट्स पे जो मोशन हो रहा है, जो मोशन कर रहे हैं वो कंपोनेंट्स, उनको समझना बड़ा आसान है। ठीक है, उनको समझने में देयर इज नो दिस और दैट। ठीक है, बट उनके मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन काइनेमेटिक्स, लेकिन वो मोशन में कैसे आए, उनको लाने वाला कौन था, दैट वी आर नॉट स्टडिंग इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, हम सिर्फ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन के मोशन को स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में, बट जो फोर्स उनको ये करने पे मजबूर कर रहा है, ये मोशन परस्यू करने पे मजबूर कर रहा है, उसके बारे में वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स। Whereas अब फोर्सेस को पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए, सो वी हैव द अदर ब्रांच विच इज द डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स।
ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ TOM, अगेन थियरी ऑफ मशीन्स, which deals with forces and their effects in a machine system. अब जो वहां पे बच गया था पढ़ने को, उसको हम यहां पढ़ रहे हैं। हम यहां पे फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स को पढ़ेंगे मशीन सिस्टम में, जिनकी वजह से मशीन कंपोनेंट जो है वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अदर टू टर्मिनोलॉजीज विच इज रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडीज। अब ये क्या होता है? Rigid bodies. Rigid bodies is under action of forces. It doesn't suffer any deformation or distortion between any two parts on it remains constant. कहने का मतलब क्या है कि ऐसी बॉडीज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि कोई डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन सफर नहीं करते। डिफॉर्मेशन मतलब शेप में चेंज, डिस्टॉर्शन भी एक शेप में चेंज होने का ही फिनोमेनन है। तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी, कोई भी बॉडी अगर डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन नहीं सफर कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। अब ये डिस्टॉर्शन और डिफॉर्मेशन खड़े खड़े तो होगा नहीं, जब इनके ऊपर फोर्स लगेगा, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, अगर ये बॉडीज कोई भी डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन सफर नहीं कर रहे, देन दे आर कॉल्ड एज रिजिड बॉडीज। लेकिन आइडियली रिजिड बॉडीज जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, मगर रियलिटी में देयर इज नो रिजिड बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रियलिटी में देयर इज नो रिजिड बॉडी, देयर इज नो रिजिड बॉडी। आइडियली हो सकता है, मगर रियलिटी में देयर इज नो रिजिड बॉडी। वहीं पे इफ यू लुक एट रेजिस्टेंट बॉडीज, अब ये क्या है? They tend to behave like rigid bodies when they have some purposes to solve. It can transfer motion or power under certain conditions. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? इनका डुअल बिहेवियर है। ये रिजिड बॉडीज की तरह बिहेव करेंगे कब तक? जब तक दे हैव सर्टेन पर्पसेस टू सॉल्व। लेकिन जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाएगा और फिर अगर आप उन पर फोर्स और लगा रहे हो चीजें, देन वो डिस्टॉर्शन शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, समझने में थोड़ा आपको आई नो दैट समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ होगा, बट विथ दिस एग्जाम्पल यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि बेल्ट एक फ्लेक्सिबल बॉडी है, राइट? बेल्ट को आप मरोड़ सकते हो, मरोड़ोगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। उसको प्रेस करो, उसके ऊपर कंप्रेशन फोर्सेस डालो, कुछ भी हो जाएगा, राइट? इट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज, एवरीथिंग, अगर आप उस पर ऐसे फोर्सेस लगा रहे हो। लेकिन ये एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा कब? टेंसाइल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस पे। टेंसाइल फोर्स यानी कि फोर्सेस विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स में क्या होगा? ये मान लो हमारे व्हील्स हैं, इनके ऊपर ये बेल्ट जा रहा है, ठीक है, इनके ऊपर ये बेल्ट जा रहा है, ठीक है, दिस इज मान लो द बेल्ट। तो ये बेल्ट क्या होगा? ये इलोंगेट हो जाएगा एंड दिस विल नाउ एक्ट एज अ रिजिड बॉडी। इन नॉर्मल कंडीशंस में ठीक है, मगर इसका पर्पस सॉल्व करने का मतलब आपको समझ में आया कि टेंसाइल फोर्सेस के एक्शन में ये एक रिजिड बॉडी की तरह काम करेगा। विच मीन्स दैट कोई ऐसा मशीन अगर मुझे बनाना है जहां पे मैं एक बेल्ट का यूज करूं, फॉर एग्जाम्पल लेथ मशीन। लेथ मशीन में जो आपका ड्राइवर वाला साइड होता है, जो कि चक को रोटेट करता है, मोटर से कनेक्टेड होता है, वहां पे ही आपका जो है वो बेल्ट अरेंजमेंट होता है, राइट? व्हील्स और बेल्ट का अरेंजमेंट होता है। तो जब व्हील और बेल्ट का अरेंजमेंट होता है और जब हम एक लीवर से उसको टाइट कर देते हैं, तो आप देखते होंगे कि दोनों व्हील्स अपार्ट हो जाते हैं और बेल्ट जो होता है वो टेंशन में आ जाता है। टेंशन में आने की वजह से वो क्या कर रहा होता है? रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर रहा होता है। और उसका पर्पस क्या होता है? वहां पे मोशन ट्रांसमिट करना, चक को घुमाना, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया रिजिड बॉडीज और रेजिस्टेंट बॉडीज क्या है। रेजिस्टेंट बॉडीज को ही हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देयर इज नो रिजिड बॉडी इन रियलिटी। रेजिस्टेंट बॉडीज ही रिजिड बॉडीज की तरह एक्ट करती हैं अंडर सर्टेन पर्पसेस, ठीक है।
सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है? अब हम थोड़ा बहुत सिंपल मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत सिंपल मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज अभी तक हमने जो भी देखा सीखा इट वाज ऑल रिलेटेड टू मशीन वाला पार्ट कि यार मशीन क्या होता है, मशीन सिंपल मैकेनिज्म से बनता है, बट वो मैकेनिज्म का क्या फंडामेंटल है, नाउ वी आर गोइंग देयर। ठीक है, तो काइनेमेटिक लिंक्स क्या होते हैं? एवरी पार्ट ऑफ मशीन विच मूव्स रिलेटिव टू अदर पार्ट इज कॉल्ड अ काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, कोई भी पार्ट ऑफ मशीन जो कि रिलेटिवली मूव कर रहा है अदर पार्ट के, वो काइनेमेटिक लिंक है। अब इसके दो कंडीशंस है। पहला, इट हैज टू बी अ रेजिस्टेंट बॉडी एंड इट शुड हैव रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो काइनेमेटिक लिंक नहीं है, राइट? और वो रेजिस्टेंट बॉडी होनी ही चाहिए। रिजिड बॉडी होता ही नहीं है तो विल बी डीलिंग विद रेजिस्टेंट बॉडी ओनली। तो रेजिस्टेंट बॉडी तो होनी ही चाहिए कि जब उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा इट शुड एक्ट लाइक अ रिजिड बॉडी एंड इट शुड डेफिनेटली हैव अ रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा देन इट इज नॉट अ काइनेमेटिक लिंक। तो आई होप सो आपको काइनेमेटिक लिंक समझ में आया कि यार मशीन का हर पार्ट जो कि मूव कर रहा है रिलेटिव टू अदर पार्ट, दैट इज द काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, सो नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक। वन इज द बाइनरी लिंक। ठीक है, अब ये देखो, ये होता है हमारे पास लिंक का स्ट्रक्चर, जहां पे ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज लिंक, वहीं पे ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट। ठीक है, हम सीखेंगे आगे जाके, लोअर पेयर हायर पेयर विल लर्न, बट दिस इज अ जॉइंट राइट नाउ। तो बाइनरी लिंक में क्या होगा? दो जॉइंट के बीच में लिंक होगा। टर्नरी लिंक में क्या होगा? ऐसे तीन लिंकेजेस होंगे, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3। यहाँ पे सिर्फ L1 होगा एंड वी हैव थ्री जॉइंट्स। एंड क्वाटरनरी लिंक में क्या होगा? क्वाटरनरी नाम से पता चल रहा है चार जॉइंट्स होंगे एंड वी हैव फोर लिंक्स, L1, L2, L3, L4। ठीक है, और ये लिंक मूवमेंट करेंगे। अगर मान लो यहां से फोर्स लगा F1 तो ये जो है ये आगे की तरफ मूव होगा, राइट? क्या पता ये रोटेट भी करे अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं तो। ठीक है, बट अगर नहीं करता हूं तो ये आगे बढ़े, क्या पता ये इस डायरेक्शन में मूव हो, राइट? एंड दिस होल स्ट्रक्चर परफॉर्म्स अ रोटरी मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस। ठीक है, तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं खाली कि ये लिंक्स के मोशन होने ही चाहिए। अगर ये लिंक मोशन में नहीं है रिलेटिव टू ईच अदर इन अ मशीन देन दे आर नॉट अ काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक क्या है? पार्ट ऑफ अ मशीन जो कि मूव करता है रिलेटिव टू अदर पार्ट। ठीक है, सो नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स। बड़े अलग टाइप के लिंक होते हैं। सबसे पहला लिंक होता है हमारे पास रिजिड लिंक। रिजिड लिंक क्या होता है? इट इज अ मशीन पार्ट दैट ट्रांसमिट्स मोशन विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन। बिना किसी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन के ये जो है वो मोशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मोशन को जो है जी ये ट्रांसमिट करता है बिना किसी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन के। फॉर एग्जाम्पल, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक ऑफ अ स्टीम इंजन। जैसे कि ये जो है ये हमारे पास एक कॉर्न रॉड है, दिस इज अ कॉर्न रॉड। ठीक है, तो कोई भी डिफॉर्मेशन इसमें होगा। ठीक है, इस कॉर्न रॉड में डिफॉर्मेशन होगा मगर बहुत कम होगा, बहुत ही कम। हमें पता भी ना चले ऐसा डिफॉर्मेशन होगा। मतलब कि रिजिड बॉडी की तरह ही काम कर रहा है, राइट? बट रिजिड बॉडी में तो क्या बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मगर इसमें होगा बट वेरी 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 लेस। मतलब आपको कोई हाई सेंसिटिव कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा टू चेक इट्स डिफॉर्मेशन। ऐसे ही आप यू कैन नॉट इंटरप्रेट इट्स डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इट इज अ मशीन पार्ट जो कि मोशन ट्रांसमिट कर रहा है विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन। वही इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल लिंक। कि ये एक ऐसा मशीन पार्ट है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है मोशन विद नोटिसेबली पार्टली डिफॉर्म्ड, जैसे कि बेल्ट्स हो गए, रोप्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास एक बेल्ट ड्राइव है, तो इनके अंदर आपको डिफॉर्मेशन दिखेगा। तो जिनमें एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन नहीं दिखता रिजिड लिंक, और जिनमें दिखता है
वो फ्लेक्सिबल लिंक। थर्ड टाइप ऑफ लिंक विच वी हैव इज द फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक क्या होता है कि इट इज अ मशीन पार्ट दैट ट्रांसमिट्स मोशन अंडर कंप्रेशन एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स ओनली। कंप्रेशन और प्रेशर, ठीक है, फ्लूइड कंप्रेशन और फ्लूइड पे प्रेशर लगने की वजह से ही जो मोशन ट्रांसमिट होगा ना, वो फ्लूइड लिंक की वजह से होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस, दिस इज अ हाइड्रोलिक प्रेस एंड दिस इज अ हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। ऐसे आपने एक हाइड्रोलिक रैम अरेंजमेंट देखा होगा इन योर फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट, इनमें प्रॉब्लम्स भी आपने किए होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पिस्टन होता है, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो और यहाँ पे एक पिस्टन प्लंजर अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ से ये उठेगा, अंदर पूरा देयर इज ओनली फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड को हम अलग कलर से शो कर देते हैं, अंदर देयर इज ओनली फ्लूइड, नथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रेशर लगाया, यहाँ से प्रेशर रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन भी होगा, ठीक है, और यहाँ से कंप्रेशन जो होगा वो रिलीज होगा। तो जब भी फ्लूइड मोशन ट्रांसमिट कब करेगा, जब उसके ऊपर या तो कंप्रेशन लग रहा है या तो प्रेशर लग रहा है। कंप्रेशन और प्रेशर की वजह से ही फ्लूइड जो है वो आपका मोशन ट्रांसमिट करेगा और बन जाएगा फ्लूइड लिंक, ठीक है। तो आई होप सो आपको तीनों टाइप के लिंक समझ में आए, ठीक है, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक, ठीक है। सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड स्ट्रक्चर। यार ये मशीन और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कैसे। तो देखो मशीन में क्या लिखा है कि मशीन एलिमेंट्स और पेयर्स हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अभी हमने देखा, और ये रिलेटिव मोशन कौन करा रहा है, ठीक है, सबका आंसर मन में आ जाना चाहिए, मन में नहीं तो मुंह पे बोल दो, कौन करा रहा है, काइनामेटिक लिंक। वेरी गुड, अब तो याद हो जाना चाहिए, काइनामेटिक लिंक ही है जो वो मोशन करा रहा है। बट स्ट्रक्चरल एलिमेंट या पेयर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता एंड दे आर जस्ट यूज्ड टू टेक लोड्स, ठीक है। द अवेलेबल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क, और यहां पे अवेलेबल एनर्जी इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, ये हमारे पास एक मशीन है, दिस इज अ, आप में से जिसको पता हो, दिस इज अ शेपर मशीन। यहां पे भी हम लोग रेसिप्रोकेटरी मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं रोटरी मोशन से, लिंकेजेस का यूज करके। एंड दिस इज अ ब्रिज। इस ब्रिज को आपने अपनी लाइफ में पहले भी देखा होगा व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट ट्रस, ठीक है, ट्रस इन योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाला पार्ट। तो इसका काम क्या है, बस लोड लेना, इसके ऊपर से गाड़ी ट्रेन कुछ भी जाएगी तो वो एक लोड है ना, तो वो लोड को बियर करना इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। मशीन का वो काम नहीं है, मशीन का काम है अवेलेबल एनर्जी का यूज करके एक यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मशीन एंड अ स्ट्रक्चर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन जहां पे आपके पास 3 पॉइंट आराम से है, ठीक है। मशीन एलिमेंट्स में रिलेटिव मोशन होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स या पेयर्स में नहीं होता। मशीन्स जो होती हैं हमारी पास वो अवेलेबल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती हैं, बट द स्ट्रक्चर डज नॉट कन्वर्ट एनी अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, इट इज जस्ट देयर टू कैरी लोड। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो मशीन में ढेर सारे, मेन इंजन, योर शेपर मशीन, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन एक्सेट्रा। एंड इन स्ट्रक्चर यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेम्स, ट्रसेस, ब्रिजेस, ठीक है, एक्सेट्रा। So it's a very good 2 mark question which has certain chances to come in your exams. So now we move on to our next topic which is types of constrained motion. ठीक है, types of constrained motion कि भाई constrained motion के कितने types होते हैं। तो देखो, constrained motion is the restricted movement of a system where physical, geometric or kinematic condition limits body's degree of freedom. Limits a body's degrees of freedom, allowing motion only in specific direction. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इन फर्दर स्लाइड्स, ठीक है। बट इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझे बिना मैं क्या कंस्ट्रेंट मोशन को समझ सकता हूं? बिल्कुल। क्या है ये? इट इज नथिंग बट ओनली दिस वर्ड,
restricted movement. यार एक बात बताओ, मेरे को एक मशीन बनाना है, मगर मेरा आउटपुट जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि भाई गाड़ी के टायर मूव कर जाएं, ठीक है। अब गाड़ी के टायर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो ये रोटेट ही करेंगे तभी आगे मूव कर पाएंगे, राइट। रोटेट करेंगे तभी आगे मूव कर पाएंगे। तो ये मेरा एम है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय एम, कि एक ऐसी मशीन बनाऊं जो कि गाड़ी के टायर को, गाड़ी एक टाइम के लिए भूल जाओ, एक मान लो कोई भी कंपोनेंट को मूव कर सके, कोई भी बॉडी को मूव कर सके, ठीक है, व्हील्स को मूव कर सके, चलो ना बहुत बेसिक, एक ऐसा मशीन बनाओ जो कि मेरे व्हील को मूव कर सके और मेरा व्हील जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एफर्टलेसली पहुंच जाए ग्राउंड में। तो मैं कोई एक ऐसे मशीन के बारे में ही सोचूंगा ना जो कि रोटरी मोशन पैदा करे एज एन आउटपुट। व्हाट आई विल थिंक ऑफ अ मशीन, think of a machine, ठीक है, think of a machine producing rotary motion, producing what, producing rotary motion, right। तो मैंने एक ऐसा मशीन बना दिया, गुड, लेकिन अगर मैं एक ऐसा मशीन बनाऊं जो कि रोटरी मोशन के साथ साथ मेरे को ट्रांसलेटरी मोशन भी दे, तो क्या मेरा एम अचीव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा व्हील तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। व्हील को जिस एक्सल से मैं कनेक्ट करूंगा और उससे जब मैं वो मशीन को कनेक्ट करूंगा तो वो तो ट्रांसलेटरी मोशन भी दे रहा है, तो मेरा व्हील तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, मेरा व्हील तो वॉबल करता रह जाएगा, राइट। तो कंस्ट्रेन्ड मोशन का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट देना, ताकि मेरा मशीन वही मोशन करे जो मुझे चाहिए, वो ऐसा कोई और दूसरा मोशन नहीं करे जिसकी वजह से जो मेरी नीड है वो फुलफिल ना हो, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टम वेयर फिजिकल, ज्योमेट्रिक और काइनेमेटिक कंडीशन लिमिट्स अ बॉडीज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बड़े शॉर्ट में समझ जाओ तो भाई बॉडी के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 6 अलग अलग टाइप के मोशन कर रहा है, वो कर सकता है, मगर मैंने कुछ ऐसा तिगड़म बैठाया काइनामेटिक लिंक का यूज करके जिससे मेरा वो जो पर्टिकुलर बॉडी है या वो जो पर्टिकुलर मशीन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 से कम हो गई, 6 से 1 हो गई, 6 से 2 हो गई, डिपेंड्स, अलाउिंग मोशन ओनली इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो कंस्ट्रेन्ड मोशन कोई खराब चीज नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी यूजफुल चीज है, क्योंकि किसी भी मशीन को कंस्ट्रेन्ड मोशन में लाने की वजह से ही हमारा यूजफुल वर्क हो रहा है, राइट। कंस्ट्रेन्ड मोशन से ही हमें यूजफुल वर्क मिलेगा। अगर हम कंस्ट्रेन्ड मोशन नहीं रखेंगे तो भूल जाओ यूजफुल वर्क मिलने वाला है। क्लियर? ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेन्ड मोशन। सबसे पहला मोशन है हमारे पास कंस्ट्रेन्ड मोशन, इट इज कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, ठीक है। कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन क्या होता है? तो देखो, इट इज अ मोशन it is a type of motion where desirable direction of motion is achieved irrespective of the direction of force applied, completely constrained। समझने का तरीका बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक हमारे पास एक स्लीव है, क्या है? स्लीव, ठीक है। अब इस स्लीव में मैंने ये डाल दिया एक बार, ठीक है। ये बार का जो क्रॉस सेक्शन है ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन
ठीक है, इस बार का जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है। तो अब अगर मैंने यहां पे फोर्स लगाया F1 या मैं यहां पे फोर्स लगाऊं F2, मुझे जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर ही मिलेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मिलेगा। देयर विल बी नो अदर मोशन हैपनिंग। क्या ये रोटेशनल मोशन दे रहा है? नहीं देगा, स्क्वायर है ना। एक स्लीव के अंदर मैंने एक स्क्वायर रॉड डाला है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्क्वायर रॉड, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्क्वायर रॉड। स्क्वायर रॉड को मैंने एक स्लीव के अंदर डाला है, तो सिर्फ ये लीनियर मोशन देगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन का मोशन देगा। क्या ये वाई एक्सिस में कोई मोशन देगा? नहीं। जेड एक्सिस में देगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ही इसका मोशन जाएगा। सो दिस इज अ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल डायरेक्शन ऑफ मोशन ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। कहीं से भी फोर्स अप्लाई कर लो, मैंने देखो यहां से फोर्स अप्लाई किया तुम्हारे लिए, यहां से फिर किया F1 F2, बट क्या हुआ उससे? डिजायरेबल डायरेक्शन क्या थी? लीनियर चाहिए भाई, एक ही एक्सिस में चाहिए, वही मिल रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। The next type which we are going to understand is incompletely constrained motion। कि भाई ये incompletely constrained motion क्या होता है? ठीक है, तो incompletely constrained motion में क्या होता है? We get more than one direction of motion between the pair in a machine and here the desirable motion is not achieved। समझने का तरीका बड़ा सिंपल। फिर से हम एक स्लीव बना लेंगे, ठीक है, फिर से हम एक स्लीव बना लेंगे और इस स्लीव के अंदर हम लोग इस बार एक रॉड डालेंगे जो कि सर्कुलर नेचर का होगा, जो कि किस नेचर का होगा? सर्कुलर नेचर का होगा। इसका क्रॉस सेक्शन जो क्या होगा? वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर या राउंड क्रॉस सेक्शन होगा। इसका क्या होगा जी? राउंड क्रॉस सेक्शन, राउंड क्रॉस सेक्शन इसका। क्लियर? एंड दिस इज योर शाफ्ट, दिस इज योर व्हाट इज राउंड बार ले लो या शाफ्ट ले लो, एंड दिस इज अगेन अ स्लीव। क्लियर? तो यार राउंड बार या शाफ्ट और स्लीव का यूज करके हम लोग इस चीज को समझेंगे, ठीक है, कि अब यहां पे अगर मैंने सेम फोर्स लगाया F1 बट दूसरा फोर्स लगा दिया मैंने F2 ऐसे, तो F1 की वजह से तो मोशन मेरा ट्रांसलेशन होगा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मेरा कोई मोशन नहीं होगा, ना ही जेड एक्सिस में होगा, लेकिन F2 फोर्स की वजह से एक मेरा रोटेशनल मोशन भी होगा। मतलब यहां पे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन दोनों चीजें होंगी। यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा, ठीक है। तो यहां पे हमें वी गेट मोर देन वन डायरेक्शन ऑफ मोशन बिटवीन द पेयर ऑफ द मशीन एंड हियर डायरेक्शन डिजायरेबल मोशन अचीव नहीं हो रहा। यहां पे डिजायरेबल मोशन कभी अचीव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। हमने इस शाफ्ट के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम किए ही नहीं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। अब मतलब से ही आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मशीन के डेवलपमेंट में हमें इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन नहीं चाहिए। वी ओनली नीड कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन and the third type which we'll see right now is successfully constrained motion। कोई भी मशीन देख लो यार, any machine, any damn machine you can see और you'll know, आप बस एक ही चीज देखोगे कि वहां पे जो मोशन है वो या तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड है या तो कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड है। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेन्ड मोशन की कोई मशीन हो ही नहीं सकती। क्लियर?
बड़ा सिंपल है ये भी. हियर द डिजायरेबल मोशन इज अचीव्ड बाय एक्सटर्नल मीन्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. दिस इज अगेन very important statement, as it also behaves like incompletely constrained motion only in the beginning until and unless external means is applied to it. बड़ा सिंपल समझने में. कैसे? तो देखो यार, पहले ये भी इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड है, मगर यहां पे है ना कुछ मीन्स है हमारे पास जिसकी मदद से हम लोग इसको कंस्ट्रेंड मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. For example, there is a very simple example of footstep bearing. ठीक है, एक footstep bearing मैं बना लेता हूं. You will learn about this. ठीक है, एक footstep bearing मैं यहां पे बना लेता हूं. ठीक है, और उसके अंदर एक shaft को मैंने डाल दिया. This is suppose my load shaft. ठीक है, ये एक मेरा क्या है, load shaft. Clear? ओके. यहां पे आजू बाजू जो है वो बेरिंग का ही है मटेरियल पूरा. ठीक है, बेरिंग में एक हमने छेद किया, स्लीव बनाया, मतलब एक की होल टाइप का किया, उसमें हमने शाफ्ट डाल दिया, मतलब होल किया उसमें शाफ्ट डाल दिया. ठीक है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ माय शाफ्ट. दिस इज व्हाट, दिस इज शाफ्ट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फुट स्टेप बेयरिंग. क्लियर? अब देखो, अगर मैंने, अभी देखो ये आइडियल है. क्या है ये? आइडियल कंडीशन. आइडियल कंडीशन. आइडियल कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये शाफ्ट जो है ये रोटेशन भी कर सकता है और ट्रांसलेशन भी कर सकता है, दोनों मोशन. यानी ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल हो गया. हाँ जी, ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल हो गया. लेकिन अगर अब यहां पे मैंने एक F1 नाम के फोर्स को अप्लाई किया, या F नाम के फोर्स को अप्लाई किया, एक लोड मैंने अप्लाई किया, तो इस लोड से क्या हुआ, इस लोड से क्या हुआ, ट्रांसलेशन मोशन जो है मेरा, ट्रांसलेशनल मोशन जो है मेरा, वो कैंसल हो गया, और रोटेशनल मोशन जो है वो है अभी भी. मतलब इनिशियली आइडियल कंडीशन में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 2. अब केस 2 में जब मैंने लोड लगाया, F अप्लाइड, तब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1. तब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1. मतलब मैंने इसको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट कर लिया. नाम से ही पता चल रहा है, एक लोड लगाने की वजह से ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तुरंत 2 से 1 हो गया, और मुझे जो रोटेशनल मोशन चाहिए था इससे, वो मुझे अब मिल जाएगा, क्योंकि अब ये ट्रांसलेट कर ही नहीं सकता. राइट? अब आप सोच रहे होगे कि यहां पे भी तो मैं कुछ ऐसा सेटिंग कर सकता हूं, बट नहीं, यहां से ही खाली फोर्स लगाओगे, ट्रांसलेट करके बाहर निकल सकता है. मगर यहां पे देयर इज नो मीन्स टू एस्केप. राइट? यहां पे देयर इज नो मीन्स टू एस्केप. राइट? तो ये एस्केप कर ही नहीं पाएगा. And because of this, we have successfully constrained its motion by applying an external load. तो लोड लगाओ या कुछ भी लगाओ, किसी भी एक्सटर्नल मीन्स को अप्लाई करने से अगर ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट से कंप्लीटली कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन. तो आई होप सो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी. इसी के साथ साथ नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज काइनामेटिक पेयर. काइनामेटिक लिंक हम समझ लिए, अब हम समझेंगे काइनामेटिक पेयर. काइनामेटिक पेयर ये क्या होता है? सो व्हेन 2 links of a machine are in contact with each other are said to form a pair when the relative motion between them is completely or successfully constrained.
यानी कि कोई भी दो लिंक्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता था तो वो होते थे काइनामेटिक लिंक, लेकिन अगर उनका रिलेटिव मोशन कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो गया तो वो बन जाएंगे क्या, काइनामेटिक पेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जब रिलेटिव मोशन था, जब रिलेटिव मोशन था देन इट वाज व्हाट, काइनामेटिक पेयर। यानी काइनामेटिक पेयर होने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव मोशन रहना चाहिए। लेकिन इसी रिलेटिव मोशन को जब हमने कंस्ट्रेन कर दिया, कौन सा कंस्ट्रेंट, कंप्लीटली या सक्सेसफुली, तब ये बन जाएगा काइनामेटिक पेयर। सॉरी, दिस वाज काइनामेटिक लिंक, माय बैड, दिस इज काइनामेटिक लिंक। आई अगेन रिपीट, जब रिलेटिव मोशन था लिंक्स के बीच में तो वो काइनामेटिक लिंक थे, और उसी रिलेटिव मोशन को अगर मैंने सक्सेसफुली या कंप्लीटली कंस्ट्रेन कर दिया देन इट विल बी काइनामेटिक पेयर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हैं, प्रिज्मेटिक, रिवॉल्यूट, स्फेरिकल, प्लानर, हेलिकल, सिलेंड्रिकल, बट दिस इज नॉट ऑफ आवर यूज। हम सीधा देखेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ काइनामेटिक पेयर, कि भाई क्लासिफिकेशन कितने, मतलब कितने टाइप्स के काइनामेटिक पेयर हो सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। किस तरीके का मोशन है एलिमेंट्स के बीच में। पहला होता है स्लाइडिंग पेयर, वन लिंक ट्रांसलेट्स विद द अदर लिंक। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं, पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट इन अ मशीन। ठीक है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखो, ये हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर पे हमारा यहाँ पे एक पिस्टन है। ठीक है, और इस पिस्टन को एक लिंक से ऐसे कनेक्ट किया और ये दूसरा लिंक है, दूसरा लिंक ऐसे, ये लिंक जो है ये सर्कुलर ऐसे घूमेगा, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर लिंक है ये ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, सो वन लिंक ट्रांसलेट्स विद द अदर लिंक, यानी ये लिंक जो है वो इस लिंक के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, लिंक L1 एंड दिस इज L2, L1 ट्रांसलेट्स विथ रिस्पेक्ट टू L2। क्लियर, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे लिंकेजेस के बारे में। ठीक है, देन वहां पे भी हमने देख लिया था इस तरीके का लिंकेज अरेंजमेंट। ओके, रैम एंड इट्स गाइड्स इन शेपर मशीन। शेपर मशीन भी ऐसे ही काम करता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो वो कैसे होता है पॉसिबल, रैम और उनके गाइड्स के रिस्पेक्ट, मतलब की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्निंग पेयर, वेरी इजी, वन लिंक रिवॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू अदर लिंक। यानी कि मान लो एक लिंक ऐसा है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, और यहाँ से दूसरा लिंक है, तो L1 इज फिक्स्ड एंड दिस इज L2, तो L2 क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट ही करेगा। ठीक है, और ये L1 क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, सो क्रैंकशाफ्ट इन अ जर्नल बेयरिंग इन एन इंजन, दिस इज एन एग्जांपल। नेक्स्ट इज रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर क्या होगा, वन लिंक इज इन प्योर रोलिंग विद द अदर लिंक, यानी एक लिंक जो है वो प्योर रोलिंग है अदर लिंक के साथ। फॉर एग्जांपल बॉल एंड रोलर बेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ये देखिए, ये स्लाइडिंग पेयर का एक हमारे पास एग्जाम्पल मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्लाइडिंग मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, और ये कंप्लीटली रेस्ट्रेन्ड है, कंस्ट्रेन्ड है, सॉरी, कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड है। ठीक है, यही एग्जाम्पल हमने पिछले भी देखा था। ठीक है, स्लीव का और रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक का, शाफ्ट का, जो भी बोल लो। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये देखो, ये क्या है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है जिसके एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट। टाइप ऑफ कांटेक्ट कैसा है, तो एक आता है हमारे पास लोअर पेयर। लोअर पेयर को हम लोग J से डिनोट करते हैं, हायर पेयर को H से डिनोट करते हैं। इट हैज सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट, एग्जांपल स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर। तो ये देखो, ये स्लाइडिंग पेयर है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है हमारे पास, राइट, दिस सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट। एंड इन हायर पेयर इट हैज पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। तो ये देखो, ये यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट है, राइट, एवरीवेयर इट इज जस्ट पॉइंट कांटेक्ट। ठीक है, बिटवीन द बॉल्स एंड द इनर पार्ट ऑफ द बेयरिंग। और कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म ये होता है,
दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। इसमें भी देखो कैम और फॉलोअर के बीच में यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही रहेगा, ठीक है। इफ आई मार्क दिस, ठीक है, यहां कहीं पे, तो यू कैन सी दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो लोअर पेयर में क्या होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट, सरफेस कॉन्टैक्ट, और हायर पेयर में क्या होगा, पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट। तो आई होप सो आपको ये चीज भी अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। एंड द थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, वेरी सिंपल, सेल्फ क्लोज्ड पेयर। यहाँ पे जो लिंक्स हैं ये मैकेनिकली क्लोज्ड होते हैं, और फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर में क्या होता है, लिंक्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के मीन से क्लोज किए जाते हैं। मतलब सेल्फ क्लोज्ड पेयर में क्या होगा कि हमारे जो लिंक्स होते हैं वो मैकेनिकली हेल्ड, मतलब जोड़े जाते हैं साथ में। बट फोर्स क्लोज पेयर में क्या होगा कि भाई लिंक्स जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स की मदद से टुगेदर हेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। ओके, सो विद दिस वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज काइनामेटिक चेन। काइनामेटिक लिंक समझ लिया, काइनामेटिक पेयर समझ लिया, अब चेन क्या होता है। When the kinematic pairs are connected in such a way that the last link is joined to the first link, last link is joined to the first link to transmit definite motion completely or successfully constrained is called as kinematic chain. पेयर में क्या किया हमने, बहुत सिंपल था, हमने लिंक्स को सक्सेसफुली या कंप्लीटली कंस्ट्रेन किया। चेन में हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से उस काइनेमेटिक पेयर को रख रहे हैं कि फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक को हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं ताकि सक्सेसफुली या कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन हमें मिले। तो काइनेमेटिक चेन से हमें मिलता है मैकेनिज्म, ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म से मिलता है मशीन, और मशीन हमें क्या देता है, डिजायर्ड मोशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट गाइस, प्लीज इसको लिख लेना। दिस इज एन MI स्टार कि मशीन आया कहां से, और पहले भी चलते हैं इसके। सबसे पहले हमने देखा क्या, काइनेमेटिक लिंक के बारे में, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। फिर काइनेमेटिक पेयर बना, भाई कंस्ट्रेन करो, सक्सेसफुली करो या कंप्लीटली करो बट करो। तीसरा, अब उस काइनेमेटिक चेन से, काइनेमेटिक पेयर से चेन बना, मतलब फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक को हमने जोड़ दिया, जिससे कंस्ट्रेंट तो रहना ही चाहिए और मोशन मिलना चाहिए रिक्वायर्ड। देन उससे मैकेनिज्म बना, मैकेनिज्म क्या है, दिस विल स्टडी इन अपकमिंग वीडियोस। एंड फिर ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म से हमको क्या मिल गया, मशीन, और मशीन से हमें क्या बनाना था, हमारा डिजायर्ड मोशन। सो दिस इज द chronological order or a flow chart through which we can understand कि मशीन तक पहुंचने के लिए क्या क्या समझना पड़ता है। और यही सब जो क्या क्या वाले चीजें हैं, लिंक्स, काइनेमेटिक लिंक्स, काइनेमेटिक पेयर्स, काइनेमेटिक चेन्स, इनके ही मोशन को और इनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को ही हम मैकेनिक्स ऑफ मशीन में पढ़ेंगे। अब समझ में आया होगा मेरे हिसाब से why I am taking so much of time in explaining you guys this, because ये अगर दिमाग में चला गया ना तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बट अगर ये नहीं समझ में आया ना, यही नहीं समझ में आया कि मशीन क्यों चाहिए, मशीन से क्या मिल रहा है, then there is no use of understanding further concepts, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी सीइंग नाउ द कंडीशंस फॉर काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन के कंडीशंस क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है L इज इक्वल टू 2p-4, ये हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, वील बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, बट समझ लेते हैं L यहाँ पे होता है नंबर ऑफ लिंक्स, P होता है नंबर ऑफ पेयर्स। ओके, द फॉर्मूला विच विल बी यूजिंग इज दिस, J प्लस h/2 इज इक्वल टू 3L/2 - 2, ठीक है। J प्लस h/2 is equals to 3L/2 - 2. This is the equation which we'll be using. यहाँ पे J number of lower pair, H is number of higher pair and L is number of links. अब यहाँ पे केसेस क्या क्या है हमारे पास, सिर्फ LHS is greater than RHS, तो LHS माइनस RHS अगर greater than equal to 0.5 है तो जो गिवन प्रॉब्लम है वो फ्रेम है, और अगर LHS माइनस RHS इज ग्रेटर देन 0.5 देन द गिवन प्रॉब्लम इज अ सुपर स्ट्रक्चर। फ्रेम सुपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ही पार्ट है, लोड ही ले सकते हैं, मशीन नहीं है,
ठीक है, ना ही मशीन में आ सकते हैं। क्लियर। केस 2, अगर LHS RHS दोनों बराबर हैं, LHS मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब ये राइट हैंड साइड, क्लियर, देन द गिवन प्रॉब्लम इज अ काइनेमेटिक चेन। यानी कि अब केस 2 जो है वो मशीन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, केस 2 ही मशीन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, मशीन बिल्डिंग, ठीक है। व्हाट इज केस 3? LHS इज लेस देन RHS, हो सकता है। देन द गिवन प्रॉब्लम इज अ अनकंस्ट्रेन्ड मोशन, मतलब कंस्ट्रेंड है ही नहीं, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड है, कंप्लीटली भी नहीं है, ना ही सक्सेसफुली है, तो इसे भी हम मशीन में यूज नहीं कर सकते। मतलब वी आर ओनली कंसर्न्ड विथ all those problems that lie under case number 2. We are not at all concerned with any problem that comes under case 1 and case 3. तो काइनेमेटिक चेन के ये कंडीशन से हमें पता चलेगा कि गिवन चेन क्या कंस्ट्रेन्ड मोशन देगा। अगर देगा तो यहां से बनेंगे इन्हीं चेन्स को यूज करके हम बनाएंगे मैकेनिज्म्स, और उन मैकेनिज्म से बनेगा मशीन। लेकिन अगर ये काइनेमेटिक चेन हमें वो कंस्ट्रेन्ड मोशन नहीं देंगे, यानी अगर ये केस नंबर 1 और 3 में लाई करेंगे, तो हम वो स्ट्रक्चर, वो चेन के स्ट्रक्चर को यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसी पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि उससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि काइनेमेटिक चेन्स को हम लोग क्यों इन केसेस से क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यार ये देखो, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कॉर्नर्स हमारे क्या हैं, जॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ जॉइंट्स J, यानी कि लोअर पेयर, हायर पेयर तो वही होगा पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट पे, बट लोअर पेयर तो सरफेस कांटेक्ट पे होता है, राइट। तो J निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या, L-1। L is what? Number of links connected. Number of links connected to the particular joint. जो पर्टिकुलर जॉइंट का हमको निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ जॉइंट्स निकालने हैं टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, नॉट जॉइंट, जॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो, बट हम इसको बोलते थे टू अ पर्टिकुलर पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट, जो भी, ठीक है। तो ये यहां से हमें मिल जाएगा J इज इक्वल टू L-1। तो ये फॉर्मूले को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 1, दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 2। तो चलिए फिर इन प्रॉब्लम्स को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया होगा, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड देन कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले गिवन डेटा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गिवन डेटा में नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, L, तो ये L1 लिंक 1, दिस इज लिंक 2 एंड दिस इज लिंक 3, तो 3 लिंक्स हैं। जॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, अब देखो यहाँ पे देखो, ये है एक लिंक और 2 लिंक से कनेक्टेड, 2 - 1 1, ये एक दूसरा है, यहाँ पे भी एक, ये भी एक तीसरा, यहाँ पे भी एक, तो जॉइंट है हमारे पास 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे। हायर पेयर कितने हमारे पास, 0, नंबर जॉइंट है, नंबर लोअर पेयर, ये लोअर पेयर है, ठीक है ना। चलो, तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज अवर फॉर्मूला, J + h/2, सो J + h/2, J इज 3 इज इक्वल्स टू H इज 0, तो वो 3 रहेगा, इज इक्वल्स टू 3 × 3/2 - 2, राइट, 3L/2, so 3 3s are 9, 9/2 is 4.5, 4.5 is 2.5, so this is LHS RHS, तो LHS minus RHS is what, equals to 0.5, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फ्रेम, ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ये फ्रेम है। क्या ये मोशन, क्या ये मशीन में हेल्प होगा, नहीं, क्लियर। नेक्स्ट इज दिस,
आ जाइए, यहाँ पे मैं कॉर्नर्स मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने जॉइंट्स हैं। तो L1, L2, L3, L4, 4 जॉइंट हैं, सॉरी 4 लिंक्स हैं, माय बैड, 4 लिंक्स हैं। अब लोअर पेयर देख लेते हैं। तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर में 1, ये कॉर्नर में भी 2 - 1 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कितने लिंक कनेक्टेड है इसके, एक और ये -1 1, तो 4 जॉइंट भी हैं। हायर पेयर 0, ठीक है। तो देखो अब 4 इज इक्वल्स टू 3/2 into 4 - 2. So this is what? 2, 3 to 6, 6 minus 2, 4. 4 is equals to 4, and this is kinematic chain. This is what is kinematic chain. मतलब क्या ये मोशन में हेल्प करेगा, क्या ये कंस्ट्रेंट मोशन देगा, क्या ये मशीन बिल्डिंग में हेल्प करेगा? आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चन इज यस, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। आइए कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है एक कैम फॉलोअर मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे अब बनाया नहीं है, बट यहाँ से ये पूरा कंस्ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लिंक्स प्रेजेंट है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक फिक्स्ड लिंक है, ठीक है, और एक लिंक हमारे पास ये है फिक्स्ड लिंक, और एक यहाँ पे है, मतलब कि 3 लिंक हमारे पास टोटल प्रेजेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ हायर पेयर कितने हमारे पास, 1। नंबर ऑफ जॉइंट कितने होंगे, जॉइंट यानी कि नंबर ऑफ लोअर पेयर, तो लोअर पेयर में भी ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, h/2 + j, ठीक है, ओके। h/2 + j यानी कि 3.5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 - 2, 4.5, राइट। 3 × 9/2, 4.5 - 2 कितना हो जाएगा, 2.5, एंड दिस इज 3.5। तो LHS - RHS, ठीक है। यहाँ पे LHS इज लेस देन RHS ऑल्सो, ठीक है। LHS, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ लिंक्स कौन कौन से हैं। तो यार देखो, एक ये फिक्स्ड लिंक है, ये कैम फॉलोअर में L1, यहाँ पे भी साइड में ये फिक्स्ड ही रहता है, ये डायग्राम में दिखाया नहीं है। सो दिस इज L2, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर लिंक ओवर हियर विच इज दिस L3। तो यहाँ लिंक्स टोटल 3 है। अब नंबर ऑफ लोअर पेयर देख लेते हैं कितने हैं। तो एक फिक्स्ड लोअर पेयर होगा 1, और एक यहाँ पे लोअर पेयर होगा विच इज 1, सो दिस इज 2, एंड नंबर ऑफ हायर पेयर 1 होगा, जो कि ये पॉइंट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। अगेन द फॉर्मूला, सो 2 + 1/2 is equals to 2.5, so 2.5 is equals to 2.5। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे की, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, तो डायरेक्ट आंसर 2.5 ही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज LHS इक्वल्स टू RHS, केस नंबर 2, यानी कि ये है एक काइनेमेटिक पेयर। Now let's move on to the next question। यहां पे देखो, ये जो है ना, ये पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीटली अ लिंक, क्वाटरनरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक, ये एक अलग ही लिंक है। प्लीज कंसिडर दिस एज अ वन होल लिंक। सबसे पहले नंबर ऑफ लिंक्स देख लेते हैं यार। L1, दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L4, ठीक है। This is L5, this is L6, and this whole complete is a L7, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7। अब जॉइंट्स देख लेते हैं नंबर ऑफ। तो जॉइंट्स, हायर पेयर यहाँ पे कितना होगा, 0 अगेन। तो ये देखो, ये एक कॉर्नर है, 1 2 3 जॉइंट है, तो 3 - 1 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1,
इस पॉइंट पे देखो 1 2 और 3 जॉइंट है, अगेन 2। इस पॉइंट पे देखो ये पूरा एक ही जॉइंट है और ये है तो 1। इस पॉइंट पे भी क्या है, ये पूरा एक ही जॉइंट है, ये एक और है तो 1। इस पॉइंट पे भी सेम, दीज टू आर फ्रॉम द सेम जॉइंट, दिस इज अनदर तो 1, एंड यहाँ पे भी 1। सो 2 + 2, ठीक है, ये 1 2, ये दूसरा, प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5। सो देयर आर टोटल 9 नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, ठीक है। अगेन द फॉर्मूला क्या है, j + h by 2 is equals to 3l by 2 minus 2। j क्या है हमारे पास 9 is equals to 7 3 are 21, 21 by 2 minus 2। So this is what 2 1s are 2, 10.5, so 8.5, and this is 9। So LHS minus RHS is equals to 0.5, यानी केस नंबर 1 हो जाएगा। So this structure is what? It's a frame। क्या ये मशीन बिल्डिंग में यूज होगा? नहीं, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज द 5th प्रॉब्लम। यहां पे देखो क्या हो रहा है, अगेन विल काउंट द नंबर ऑफ लिंक्स, L1, ठीक है, ये L2, ये L3, ठीक है, ये L4, ये L5, दिस इज L6, दिस इज L7, दिस इज L8, ठीक है, दिस इज L9, this is L10, and this is L11। so there are a total of 11 links। J कितने होंगे, लोअर पेयर, हायर पेयर तो यहां पे भी कोई पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट नहीं है तो 0। J कितने होंगे, अगेन दिस कॉर्नर 1 2 3 लिंक्स आर कनेक्टेड, सो 3 - 1 2। यहां पे कितना, 2 लिंक कनेक्टेड है तो 2 - 1 1। वो L - 1 का फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। दिस इज 1 2 3 लिंक्स कनेक्टेड टू दिस पॉइंट तो 2। यहाँ पे कितने कनेक्टेड है, 1 2 3 4 लिंक्स है तो ये 3। यहाँ पे भी अगेन 2, 1 2 3 लिंक्स आर कनेक्टेड। ओवर हियर 3 1 2 3 4 लिंक्स आर कनेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 1 2 3 लिंक तो ये 2, यानी कि J कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 बार 2, देन 3 and 1 more 3 and 1, तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 जॉइंट्स। कितने जॉइंट्स है हमारे पास यहाँ पे जी, 15 जॉइंट्स। अगेन फॉर्मूला, सो 15 is equals to what, 11 3s are 33 by 2 minus 2, so 2 1, this is 2 1s are 2 3, 2 6 are 12, 16.5, right। so 16.5 minus 2 is 14.5, ठीक है। 16.5 minus 2 is what, 14.5, and this is 15। so LHS minus RHS is equals to 0.5। so again the structure is what, frame। क्या ये मशीन बिल्डिंग में यूज होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नाउ वी लुक एट दिस क्वेश्चन। यहां पे देखो कितने लिंक्स हैं, सबसे पहले लिंक ही काउंट करना है। दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, this is L4, this is L5, this is L6, this is L7, this is L8, this is L9 and this is L10। कितने लिंक्स हैं? 10 लिंक है टोटल। क्लियर? जॉइंट्स कितने हैं वो देखो, इस पॉइंट पे 3 लिंक कनेक्टेड है तो 2 जॉइंट, इस पॉइंट पे 2 है 1, इस पॉइंट पे 3 है अगेन 2, इस पॉइंट पे भी 1 2 and 3, 3 - 1 2, इस पॉइंट पे भी 3 - 1 2, इस पॉइंट पे भी 3 - 1 2, and at this point also 3 - 1 2। so how many 2s, 1 2 3 4 5 6, right। so 6 2s are 12 plus 1, 13 joints, and number of higher pair is again 0। okay, so अब देखो यहाँ पे 13 is equals to 30 by 2 plus 2, sorry minus 2, with respect to formula this is -2, ठीक है। so 15 minus 2 13, 13 इक्वल हो गया LHS is equals to RHS, मतलब this structure is a kinematic pair, right।
the structure is a kinematic pair या chain, not a pair, this is a chain. ठीक है, पेयर नहीं है, पेयर तो है ही बट चेन है टू बी प्रिसाइज. क्यों? क्योंकि फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक जो है वो कनेक्टेड है. क्या ये मशीन बिल्डिंग में यूज होगा? यस, दिस विल बी यूज्ड इन मशीन बिल्डिंग. दिस विल बी यूज्ड इन मशीन बिल्डिंग. तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे. इस पार्ट के एमसीक्यूज और जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां से चैप्टर खत्म हो जाएगा, वील टेक एमसीक्यूज इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में जो एमसीक्यूज हमारे पास होंगे वो कंबाइंड होंगे दोनों लेक्चर्स के. ठीक है. सो यस, योर मास्टरिंग टू मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन. न्यू वीडियोस ट्यूसडे विल बी फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड थर्सडे विल बी फॉर मॉम. आपके लिए इस बार मॉम है. दिस इज फॉर 2024 बैच एंड दिस इज फॉर 2025 बैच. ठीक है. प्रैक्टिस शीट्स विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट इन द सब्जेक्ट. ठीक है. आई एम टेलिंग यू, प्लीज इस सब्जेक्ट के नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहना. वीडियो पॉज करके नोट्स बनाना, क्वेश्चंस भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करना एंड देन चेक द आंसर. ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर इट टू दोज हु आर रियली इन नीड of learning mechanics of machines या engineering mechanics. और my previous videos like 2025 बैच के लिए इस बार thermodynamics भी is a very important subject. So thermodynamics का lectures already uploaded है मेरे channel पे. So if you are knowing who is facing problems in these subjects, then please share them these videos so that उनके लिए भी एक बहुत बड़ी help हो जाएगी. And if you're liking it, please like, share, subscribe, stay curious and keep moving forward. इसी के साथ साथ thank you.